हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे क्लास में। हमने कल लूसेंट के जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे उनको देखा था, और हम आज लूसेंट के 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम कुछ लाइनें दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइशें तो जुए में होती हैं। मतलब आप किस्मत के भरोसे मत बैठिए कि किस्मत में जो होगा वो मिलेगा। आप अपना मेहनत बरकरार रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब 11वां क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? मतलब उसने कौन सा सिद्धांत दिया है जिसमें वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया शामिल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। या देखिए, एक क्वेश्चन 2011 में यूपीएससी के प्रश्न में पूछा गया था। तो देखते हैं इसके अंतर्गत, देखते हैं कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से समझाया है। यह सिद्धांत मार्क्सवाद का एक प्रमुख तत्व है। ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का एक प्रमुख तत्व है, जो यह बताता है कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन के माध्यम वर्ग संघर्ष से होते हैं। मतलब सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन जो होते हैं वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही होते हैं। तो आज हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है हमारा, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, या कथन किसने कहा, या कथन किसका है? तो मतलब ये कथन किसने कहा? आपके ऑप्शन जो हैं, एक स्टेबस, कार्लायर, फिले, ट्रेवेलिन। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, फिले। क्वेश्चन देखिए, नेट जेआरएफ 2004 और 2013 में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा। तो इसके बारे में अगर देखें हम, तो इतिहास और राजनीति के बीच के संबंध में स्वर्गीय जॉन फिले द्वारा कहा गया है कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है। मतलब इतिहास के बिना राजनीति कुछ नहीं है, उसका कोई मूल नहीं है। और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। मतलब राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और राजनीति के बिना इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है। और देखिए, जॉन फिले जो हैं एक प्रसिद्ध निबंधकार और इतिहासकार हैं। प्रसिद्ध निबंधकार और इतिहासकार थे। तो आज हम अपना 14वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न एक मिलान करने का है, उसको मिलान करना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लेखक और इतिहास की परिभाषा। तो लेखक में जो ऑप्शन हैं वो हैं ओकटाक, ट्रेवेलियन, कॉलिंगवुड, ब्यूरी। और जो ऑप्शन में इतिहास की परिभाषा में ऑप्शन है इतिहास की संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इतिहास स्वतः एकमात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इतिहास यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं इतिहास सही मिलन, देखते हैं अपना।
ओक्टाक का कथन है, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये इनका कथन है, ओक्टाक वाला। ओक्टाक का कथन है, इतिहास, ओक्टाक का कथन है, भाई सॉरी थोड़ा गलती हो गई। ओक्टाक का कथन है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ओक्टाक का कथन है, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और ट्रेवेलियन का कथन है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन ने कहा है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कार्लिंगवुड का कथन है, इतिहास संपूर्ण विचारों का एक इतिहास है। इतिहास संपूर्ण विचारों का एक इतिहास है, कार्लिंगवुड ने कहा है। और ब्यूरी इतिहास फतः ब्यूरी का कथन है, इतिहास फतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। अब ब्यूरी का कथन है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रभांश को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। ओक्टाक, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओक्टाक के अनुसार इतिहास में अतीत और वर्तमान के बीच एक गतिशील संबंध होता है। और ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन ने कहा कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। ट्रेवेलियन ने इतिहास के शैक्षिक महत्व पर जोर दिया है। ट्रेवेलियन जो है इतिहास के शैक्षिक महत्व पर जोर दिया है, न कि केवल एक विज्ञान के रूप में देखा है। मतलब इसको एक शिक्षा के रूप में भी इन्होंने कहा है, और केवल ये नहीं कि इन्होंने विज्ञान के रूप में ही इतिहास को देखा है। कार्लिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का एक इतिहास है। कार्लिंगवुड ने इतिहास को विचारों और उनके विकास के रूप में परिभाषित किया है। इतिहास को विचारों और उनके विकास के रूप में परिभाषित किया है कार्लिंगवुड ने। ब्यूरी के द्वारा इतिहास स्वतः एक विज्ञान है। मतलब ब्यूरी ने कहा कि इतिहास स्वतः एक विज्ञान है, इससे न कम न इससे अधिक। ब्यूरी ने इतिहास को विज्ञान के रूप में देखा है। ब्यूरी ने इतिहास को एक विज्ञान के रूप में देखा है, जो केवल तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। तो आज हम का 14वां क्वेश्चन देखेंगे। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? यह कथन किसका है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह कथन किसका है? तो आपके जो ऑप्शन हैं, गायबत्तिता, बेनेडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्प्रिंगलर, अंगस्टे कोम्टे। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जो उत्तर आपका बेनेडिटो क्रोचे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें इसके बारे में, देखिए नेट JRF 2016 में ये पूछा गया है। तो चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। इतालवी दार्शनिक बेनेडिटो क्रोचे ने यह कहा है कि ये जो बेनेडिटो क्रोचे हैं वो एक इतालवी दार्शनिक हैं। इन्होंने कहा है कि इतिहास समकालीन इतिहास है और समकालीन पूर्वाग्रहों
के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत को संदर्भित करता है। वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह होता है जो उस समय शुरू होता है जब एक क्रिया करता हूँ। इसे वास्तविक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह बताता है कि इन पृष्ठों को लिखते समय वह समकालीन इतिहास की सीमाओं के भीतर है। इसके विपरीत जिस इतिहास को गैर समकालीन या पिछले इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है, वह वही जो हम स्वयं के सामने पाते हैं। ऐसा इतिहास जो पहले ही पूरी तरह बना हुआ है और कुछ अर्थों में जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम आज का 15वां क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारा 15वां क्वेश्चन है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन देखिए, नेट JRF एवं बिहार जुडिशरी सर्विस 2016 में पूछा गया है। तो आपके जो ऑप्शन हैं EH कार, चार्ल्स पैथ, कार्ल मार्क्स, VA स्मिथ। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, EH कार ने कहा है इतिहास एवं वर्तमान के बीच अंतर्निहित वार्ता है। तो देखते हैं तो कैसे अंतर्गत हम इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह EH कार ने कहा है। एडवर्ड हेल्टेट को कार की उपाधि ब्रिटिश के साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। ये जो EH कार हैं, उनका असली नाम एडवर्ड हेल्टेट है। EH कार इनकी उपाधि है जो ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे यथार्थवाद थे लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। ये पहले यथार्थवादी थे लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। वे प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के एक प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते हैं। आज हम अपना फ्रॉग क्वेश्चन देखेंगे। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? मतलब BC का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके जो ऑप्शन हैं बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। देखिए यहाँ दिया गया है BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। BC का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले BC मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, इसका हिंदी रूपांतर होगा ईसा पूर्व चलता था। मतलब BC का फुल फॉर्म है ईसा, मतलब है ईसा पूर्व, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले चलता था। और 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है। मतलब AD का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपके ऑप्शन हैं वो है एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनालिजमेंट ड्यू,
आफ्टर डेट। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा एन्नो डोमिनी। आपका सही उत्तर होगा एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी एडी का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा गया है। एडी का फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी होता है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से एडी यानी ईसवी। एडी का हिंदी रूपांतरण ईसवी होगा। ईसवी का मतलब की शुरुआत हुई। तो आज हम अपना 18वां क्वेश्चन लिखेंगे। वर्ष से 50 ईस्वी पूर्व किसके पहले आएगा, मतलब वर्ष 50 ईस्वी पूर्व किसके पहले आएगा। आपके जो ऑप्शन हैं वर्ष 50 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष 150 ईस्वी आता है, जिस दशक में 150 ईस्वी पूर्व आता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 150 ईस्वी के बाद आता है। तो अगर व्याख्या इसका देखें हम, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व का वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अगर समय की गणना में एक छोटे वर्ष का बड़ा वर्ष के बाद अपना सामान्य होता है। समय की गणना में एक छोटे वर्ष का बड़ा वर्ष के बाद आना सामान्य होता है। इस प्रकार 50 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व वह वर्ष है जो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। मतलब ये जो ईसा पूर्व है वो ऐसे चलता है। देखिए अगर 150 है, 150 ईसा पूर्व है, तो 150 ईसा पूर्व अगर है अगर 150 ईसा पूर्व है तो 150 के बाद 149 ईसा पूर्व, 147 ईसा पूर्व ऐसे घटता है। और जो हमारा है अगर जो 2001 है तो 2002 होगा, 2003 होगा, 2004 होगा। इसको एडी कहते हैं। तो आज हम अपना 19वां क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। वर्ष 2015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है। आपके जो ऑप्शन हैं 10वीं शताब्दी की ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। 11वीं शताब्दी ईस्वी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो व्याख्या में अगर देखें हम तो वर्ष 2015 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। शताब्दी का निर्धारण इस प्रकार देखते हैं, 1 से 100 तक की तिथियाँ, 1 से 100 तक जो तिथियाँ हैं वो पहली शताब्दी में आती है। जो 1 से 100 तक की तिथियाँ हैं वो पहली शताब्दी में आएंगी। 101 से 200 तक की तिथियाँ जो हैं वो दूसरी शताब्दी में आती हैं। इसी प्रकार 1001 और 1100 तक की तिथियाँ 11वीं शताब्दी में आएगी। इसलिए 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी में आएगी, क्योंकि यह इन दोनों के मध्य में आएगा। 1001 और 1100 के बीच में 1015 आता है, इसलिए 11वीं शताब्दी में आता है। तो आज हम अपना आखिरी और
20वां क्वेश्चन देखेंगे जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। यह भी एक मिलान करने वाला है। एक तरफ समवतर दिए गए हैं और दूसरी ओर समय की किस गणना में होगा, मतलब इस संबंध किस काल से होगा। तो देखते हैं, आपके जो ऑप्शन है संवत्सर में 3102 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व। और जो गणना में दिए गए हैं ऑप्शन वो हैं विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गौड़ संवत्सर, कली संवत्सर। ये जो तिथि दी गई है ये इन संवत्सरों की जिस तिथि से शुरू हुई है उनका ये डेट दिया गया है कि इस तिथि से ये लागू हुई हैं। तो अगर देखें तो जो 302 कलिक संवत्सर है वो कलिक संवत्सर जो है 302 ईसा पूर्व से चल रहा है। और जो ये गुप्त संवत्सर है वो 320 ईस्वी से चल रहा है। और जो ये विक्रम संवत्सर है जो हम लोग का संवत्सर है जो वर्तमान में चल रहा है, विक्रम संवत्सर चलता है, वो 78 ईस्वी से चल रहा है। और अगर 58 ईसा पूर्व जो शक संवत्सर है जो 58 ईसा पूर्व से चलता है। अगर हम इसके बारे में अगर देखें तो विक्रम संवत्सर प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत राष्ट्रीय साके द्वारा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत्सर जो है वो आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो शक संवत है भारतीय कैलेंडर है, शक संवत्सर भारतीय कैलेंडर है। देखिए यह 78वीं ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। और गुप्त संवत है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया था। एक गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया एक नया संवत है जो गुप्त संवत कहलाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा। ये जो गुप्त संवत है केवल जो गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे वहीं तक प्रचलित रहा। उसके बाद इसका चलन बंद हो गया, मतलब यह बंद हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत चलाया जो 319 से 320 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आप अपना जो आपको जो करना है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।